आज हम लोग आपके कक्षा 10 में पाठ है ममता, जो कि एक कहानी है और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। आज हम लोग इस पाठ के इस गद्यांश पर आधारित, जो कि आपको सामने दिख रहा है, इस गद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग सूचना को पढ़ लेते हैं कि आखिर आपके बोर्ड के पेपर में इस प्रश्न की सूचना कैसे होती है। तो देखिए, इस प्रश्न की सूचना इसी तरह से होती है, तो आप भी मेरे साथ एक बार पढ़ लीजिए। निम्नलिखित गद्यांशों के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और आपके बोर्ड के पेपर में इसी तरह से 2 गद्यांश दिए रहेंगे और उनमें से कोई एक जो आपको सरल लगे उसको हल करना होता है। और देखिए, इस तरह से गद्यांश के नीचे 3 प्रश्न दिए रहते हैं। देखिए, 3 ही प्रश्न दिए रहेंगे। हालांकि मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए 4 प्रश्न लिए हैं, लेकिन आपके पेपर में केवल 3 ही प्रश्न रहेगा। आपको इन प्रश्नों को पढ़ना है और उसके बाद इस गद्यांश को पढ़ना है और इस गद्यांश को पढ़ करके ही इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देना होता है। और तीनों प्रश्न के उत्तर आपको गद्यांश से ही मिल जाते हैं, बस थोड़ा सा समझना होता है। तो चलिए, अब हम लोग इन प्रश्नों को पढ़ते हैं और इनको हल करने के माध्यम से ही सारी बातों को सीखते हैं। लेकिन इनको हल करने से पहले चलिए एक बार हम लोग गद्यांश को पढ़ लेते हैं। तो आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। लेखक जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में, प्रकोष्ठ माने होता है कमरा, कक्ष, कमरा, प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के, देखिए शोण के मतलब सोन के, सोन नदी का नाम है, उसी को लिखा है शोण के। तो सोन के तीक्ष्ण, तीक्ष्ण माने तेज, तेज गंभीर प्रवाह को, प्रवाह मतलब बहाव, बहाव, ठीक है, प्रवाह को देख रही थी। ममता विधवा थी, यानी ममता का जो पति था वो मर गया था, ममता विधवा थी। उसका यौवन, देखिए यौवन माने होता है जवानी, लेकिन हम यौवन ही कहेंगे क्योंकि यह अच्छा शब्द है। तो उसका यौवन शोण के समान, यानी सोन नदी के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, वेदना माने कष्ट, मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आँखों में पानी, पानी मतलब आंसू, आँखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी, विकल थी मतलब व्याकुल थी। वह रोहतास के दुर्गपति के मंत्री, दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता, दुहिता माने पुत्री, बेटी, पुत्री थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में, हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ, तुच्छ माने निम्न, सबसे निम्न, तुच्छ निराश्रय, निराश्रय मतलब जिसका कोई सहारा न हो, निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विडंबना, देखिए विडंबना का मतलब यहाँ पर कष्ट से है, अलग अलग जगह इसका अलग अलग अर्थ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब कष्ट से है। उसकी विडंबना का कहाँ अंत था, ठीक है। तो हम लोगों ने गद्यांश को पढ़ लिया। चलिए अब प्रश्न पढ़ते हैं और उसको हल करना सीखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखिए, संदर्भ के लिए 3 चीज़ें आपको मालूम होनी ज़रूरी होती हैं। पहला है, आपको किताब का नाम मालूम होना चाहिए, जैसा कि आपको पता है कि आपकी किताब का नाम हिंदी है, ठीक है। तो पहले किताब का नाम मालूम होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको पाठ का नाम मालूम होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी चीज़, आपको लेखक का नाम मालूम होना चाहिए। यदि ये 3 चीज़ें आपको पता रहेंगी तभी आप संदर्भ लिख पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, जब भी आप गद्यांश को पढ़िए आपको तुरंत पता हो जाना चाहिए कि ये गद्यांश किस पाठ का है और इसके लेखक कौन हैं। यदि इतनी चीज़ें आपको पता है तो कैसे लिखेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले
आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे। देखिए खंड ख का यह पहला ही प्रश्न होता है। इसके पहले 20 प्रश्न OMR शीट में भरने के लिए बहुविकल्पी आते हैं। उसके बाद जो खंड ख का पहला प्रश्न होता है वो गद्यांश पर आधारित होता है। तो आप प्रश्नोत्तर नंबर डालने के बाद फिर 2 लाइन छोड़ेंगे, 2 लाइन से कम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। 2 लाइन छोड़ने के बाद गद्यांश का शुरू का और अंत का थोड़ा सा उतार लेंगे। देखिए कहने का मेरे मतलब ये है कि जैसे ये गद्यांश आपको दिख रहा है तो शुरू का और उसके बाद थोड़ा सा आपको अंत का उतार लेना है, ठीक है। तो वही मैंने किया है। देखिए आप कहेंगे इससे फ़ायदा क्या है, तो इससे फ़ायदा ये है कि जब कॉपी जांचने वाला इसको पढ़ता है तो उसको तुरंत ये पता चल जाता है कि बच्चे ने कौन से गद्यांश को हल किया है, क्योंकि 2 गद्यांश होते हैं और उनमें से कोई आपको एक हल करना होता है। तो जब गद्यांश का शुरू का और अंत का उतार लेंगे तब फिर आपको कम से कम 2 लाइन छोड़नी है। ध्यान रहे 2 लाइन से कम लाइन आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, ताकि आपका जो आपका प्रश्न का उत्तर है वो अच्छा दिखे। उसके बाद जो भी प्रश्न की नंबरिंग रहेंगी उसको डाल लेंगे आप, और फिर हेडिंग डालेंगे संदर्भ, और संदर्भ हेडिंग डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से। देखिए यहाँ पर 3 चीज़ें आप लिख सकते हैं, ये भी सुन लीजिए। आप चाहे लिखिए ममता नामक कहानी से, चाहे लिखिए ममता नामक शीर्षक से, और चाहे लिखिए ममता नामक पाठ से। कोई दिक्कत नहीं, तीनों लिख के आप संदर्भ कर सकते हैं। तो मैंने लिखा है जो वो मैं पढ़ रहा हूँ, ममता नामक कहानी से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। ध्यान रहे जो चीज़ें मैंने काले रंग की पेन से लिखी है उसको आप भी काले रंग की पेन से लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। यद्यपि आप नीले रंग की ही पेन से लिखते हैं तो इससे आपके नंबर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हम यही चाहते हैं कि इतना अच्छा लिखें कि जांचने वाले को नंबर काटने का मौका ना मिले। और इन तीनों चीज़ों का आप सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न पूरा हुआ। चलिए अब दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए मैंने पहले ही बता दिया है कि मैंने 4 प्रश्न आपको समझाने के लिए लिया है, आएगा कोई 3 ही। तो दूसरा प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक का एवं लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए यदि आपको गद्यांश पढ़ते समय पता चल गया है तो लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखेंगे कैसे देख लीजिए। आप प्रश्नोत्तर की नंबरिंग करेंगे और लिखेंगे उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक का नाम ममता एवं लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद है, और इसका उत्तर भी पूरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए मैं पहले आपको गद्यांश पर ले चलता हूँ और ये देखते हैं कि रेखांकित अंश है कहाँ पर, और वहीं पर एक बार इसकी व्याख्या को सीखेंगे, फिर नीचे आकर के कैसे लिखा जाएगा वो देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से रेखांकित अंश शुरू है और यहाँ तक आया हुआ है, इतनी दूर रेखा खींची गई है, और यही हमको इतने की ही व्याख्या करनी है, बाकी से हमको कोई मतलब नहीं है। जहाँ तक रेखा खींची गई है उसी की व्याख्या हमको करनी है। तो कैसे व्याख्या करते हैं चलिए देखते हैं। देखिए शुरू में आप हमेशा लेखक का नाम लेकर के लिखेंगे। प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि, इतना आप पहले हमेशा जोड़ेंगे, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता विधवा थी, उसका यौवन सोन नदी के बहाव के। अब देखिए मैंने यहाँ पे सोन के को बदल के थोड़ा सा कहा है, सोन नदी के बहाव के समान ही उमड़ रहा था। उसके अपने से जोड़िए, उसके मन में, वेदना को बदल के करिए कष्ट, क्योंकि वेदना माने कष्ट होता है, तो उसके मन में कष्ट था और उसके मस्तक में विचारों की आंधी। देखिए आंधी है तो मैंने बदल के कहा विचारों की आंधी, और आँखों में
आंसू की, पानी को बदल के करिए आंसू की, आँखों में आंसू की बरसात लिए हुए वह सुख के कंटक शयन में। देखिए सुख के कंटक शयन में इसको बदल के लिख सकते हैं कि उसके चारों तरफ सुख था फिर भी वह दुखी थी। ठीक है, तो सुखों के कंटक शयन में व्याकुल थी, विकल थी, व्याकुल थी, अर्थात सुख होते हुए भी वह बहुत ही दुखी थी। और यहाँ पर आपके रेखांकित अंश की जो है वो समाप्त हो जाता है। तो जो चीज़ें मैंने बोली है वही चीज़ें मैंने लिखी है। कैसे लिखी है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आप नंबरिंग करेंगे और हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। देखिए चूंकि प्रश्न ने आपको कहा था कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इसलिए हम हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और डैश डाल करके मैंने कहा था पहले शुरू में थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना है। क्या लिखना है वो देखिए, प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि, इतना मैंने पहले अपनी तरफ से जोड़ लिया है, आप भी ऐसे जोड़िएगा। ठीक है, अब उसके बाद लाइन की व्याख्या देखिए, ममता का यौवन सोन नदी के बहते हुए पानी के समान ही। यहाँ पर देखिए सोन नदी को मैंने बदल के कहा है सोन नदी के बहते हुए पानी के समान ही उमड़ रहा था। उसके मन में कष्ट था, दुख था, कष्ट था। उसके मस्तिष्क में विचारों की आंधी बह रही थी और वह अपनी आँखों में आंसुओं की बरसात लिए हुए सभी सुखों से संपन्न होते हुए भी दुख रूपी कांटों की सेज पर शयन कर रही थी। अर्थात उसका जीवन दुखों से घिरा हुआ था। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपके रेखांकित अंश की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी। 3 प्रश्न पूरे हुए। चलिए चौथा प्रश्न जो मैंने अलग से एक ज़्यादा लिया है उसको पढ़ते हैं और फिर उसका उत्तर देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी है। तो देखिए अब ये जो प्रश्न है इसका उत्तर आपको गद्यांश में ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि उपर्युक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी है। तो देखिए जब आप पूरा गद्यांश पढ़ते आते हैं तब यहाँ पर आपको उत्तर मिल जाता है। देखिए हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। ठीक है, तब उसकी विडंबना का अंत कहाँ था। तो उत्तर हमारा इतना यहीं तक है, लेकिन अब इसको ऐसे सीधे नहीं उतार सकते हैं, आपको प्रश्न की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। तो देखिए प्रश्न क्या है, पहले देखिए प्रश्न कह रहा है उपर्युक्त गद्यांश में, तो उत्तर डाल के पहले इतना जोड़ेंगे उपर्युक्त गद्यांश में, इतना प्रश्न से लेंगे उपर्युक्त गद्यांश में। अब आ जाइए गद्यांश पर। उपर्युक्त गद्यांश में हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, इतना जोड़ देंगे और आपका ये उत्तर भी पूरा हो जाएगा। चलिए देखिए यही चीज़ मैंने ऐसे ही लिखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये आपका चौथा प्रश्न है जो कि अलग से मैंने लिया है। प्रश्न का उत्तर है देखिए उपर्युक्त गद्यांश में, प्रश्न के अनुसार इतना मैंने जोड़ लिया है। उपर्युक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति संसार में सबसे निराश्रित प्राणियों के समान है और आपके इस प्रश्न का उत्तर भी पूरा हो जाएगा।